गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट विजन के जो 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन जो विजन के उसको लेंगे, इनसाइट के 7 क्वेश्चन जो हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ 18 जनवरी के ये क्वेश्चन है, सॉरी। तो जितनी भी अभी पेंडिंग वीडियोज़ को मैं टाइम टू टाइम कंप्लीट कर दूँगी, डोंट बी सो वरी। लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द डे। वट इज़ द बायोरॉक टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो आपको बताना है जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। क्या एक टेक्नोलॉजी है जो मिनरल एक्रिएशन करने में हेल्प करती है ताकि हम रिस्टोर किया जा सके कोरल रीफ को। मतलब ये है कि ये क्या एक टेक्नोलॉजी है जो मिनरल को कलेक्ट करने में यूज़ किया जाता है ताकि कोरल रीफ को हम प्रिजर्व किया जा सके। सेकेंड है to refer to the mechanism of obtaining shale gas by using the oil eating bacteria. It means that we are using the bacteria for what purpose? तो shale gas को निकालने के लिए। क्या स्टेटमेंट सही है कि या नंबर थर्ड ऑप्शन है क्या एक मैकेनिज्म है जहाँ पे हम फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं जो सेमी एरिड एरिया होता है या फिर एरिड सोइल जहाँ पे प्रेजेंट होती है। फोर्थ है क्या ये एक टाइप से बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी है जो एक्सट्रैक्ट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट। आई अगैन फिर द क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी आप अभी न्यूज़ में हुआ करती थी, तो किस फील्ड से रिलेट करती है ये आपको बताना था। पहले में पूछा गया था कि जो हमारे कोरल है उसको बचाने के लिए क्या इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड में था क्या ये एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है तो जो शेल गैस को निकालने में हेल्प करता है। नंबर थर्ड क्या ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फर्टिलिटी को इन्हांस करती है, कहाँ पे? एरिड और द सेमी एरिड या फिर जहाँ पे एरिड सॉइल पाई जाती है। नंबर फोर्थ ऑप्शन आपके सामने था क्या ये एक बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी है जो हमारे रेयर अर्थ मेटल होते हैं उनको निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में ये हमारी हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड। आपको अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो पहला को स्टेटमेंट है इन केस ऑफ द कन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सुपरसीड द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रिविलेजेस मतलब राइट वर्सेज प्रिविलेजेस। जो आपको राइट दिए गए हैं, जो आपके प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। और अगर प्रिविलेजेस पूछे जाए तो किस किस को मिलते हैं, तो एमपी एमएलए को मिलते हैं, एमपी हो या फिर एमएलए हो। उसी तरीके से प्रेसिडेंट को मिलते हैं। उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर की उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। वैसे भी जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं नॉमिनेटेड पोस्ट होती है, तो जो फैसले लिए जाते हैं उनके द्वारा ना होकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो डेट्स वाई दे गिवन टू द प्रिविलेज बिकॉज ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे काम करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओके पहली स्टेटमेंट है इट इज़ इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाती है अगर हम राइट की बात करें सिटीजन की। सेकंड है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है स्पीच प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 19 एंड इट इज़ अप्लाई टू द फ्लोर ऑफ द हाउस। मतलब ये है कि पार्लियामेंटेरियन अगर पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो चाहे वो लोकसभा के अंदर, कुछ भी कह रहा है तो क्या उनके ऊपर फ्री स्पीच है जो हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 2 में प्रेजेंट है, क्या वो एप्लीकेबल होगा उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर या नहीं होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा क्वेश्चन है, मेक श्योर यू ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट प्रेशर from the allied nation towards seeking the active cooperation of India during the Second World War. It mean that कि ऐसा कौन सा प्रपोजल था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी आए आफ्टर 1940s जिनके द्वारा हमारी कोऑपरेशन जो है मांग रहे थे ब्रिटिशर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। आई अगैन रिपीट द क्वेश्चन कि जो अलाइड नेशन है हमारी कंट्री में ऐसा कौन सा ऑफर वो लेकर आए थे जिसकी वजह से वो चाहते थे कि हम कोऑपरेट करें सेकंड वर्ल्ड वार में। इट मीन डेट कि हम अपनी कंट्री से सोल्जर वगैरह भेजें ताकि अलाइड पावर की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ सके। तो पहला है अगस्त ऑफर जो 1940s में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, वेवल प्लान 1945 जिसको हम सिमला एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल के बारे में आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट इज क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेट करती है आर्टिक स्टेट एंड द रीजन इंडिजिनस कम्युनिटी। इट मीन दैट द इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि जो आर्टिक स्टेट है 8 स्टेट है उसकी या इसके मेंबर हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो रीजन की वहाँ की खुद की जो ट्राइब है इंडिजिनसली जो पीपल है वो भी इस आर्टिक काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं जब भी इनकी मीटिंग वगैरह होती है। मतलब इट मीन दैट इट हैज़ से द रिसोर्सेज दैट वी आर यूजिंग अराउंड द आर्टिक सर्कल। लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट इट वर्क ऑन द इशू ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन दैट द जो इंटर गवर्नमेंटली काउंसिल या ऑर्गेनाइजेशन आर्टिक काउंसिल वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहली बात तो डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द वर्ड सस्टेनेबल सिग्निफाई दैट वी कैन एक्वायर एक्सप्लॉइट द रिसोर्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली अस बट आर द फोर्थ कमिंग जनरेशन ऑल्सो यूज्ड टू गेट दोज रिसोर्सेज।
तो सेकंड स्टेटमेंट इस तरीके से आपके सामने दो ऑप्शन है और ऑप्शन आपके सामने ये है कि पहला ये सेकंड ये दोनों ही सही है या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ACI बहुत API सॉरी न्यूज़ में था, डेट इज नथिंग बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इट मीन जब हम ड्रग बनाते हैं तो ड्रग में जो एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसका काम होता है जो हमारे डिजीज़ है उसको ठीक करने का काम होता है API का, जो हम मेनली एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से। और अगर आपसे पूछा जाए हमारी कंट्री में फार्मास्यूटिकल का हब कौन सा राज्य है तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, इट इज़ द इंग्रेडिएंट इन द मेडिसिन दैट बाइंड द अदर इंग्रेडिएंट एंड हैज़ नो फार्मालॉजिकल इफेक्ट एज सच। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सेकंड, इंडिया के अंदर इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द API इम्पोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग। इट मीन जब हम ड्रग बनाते हैं किससे, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, तो हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है अपनी, हम मतलब ये है कि हम अपने आत्मनिर्भर है इस चीज़ को बनाने के लिए। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन था बायो रोक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ बायो रोक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये एक प्रोसीजर होता है या फिर एक टेक्नोलॉजी है जब हम मिनरल को क्रिएट करते हैं। कौन सा मिनरल, तो कैल्शियम। क्या क्या चाहिए होता है कोरल रीफ को बनाने के लिए, तो Ca चाहिए होता है और CO3 चाहिए होता है, मतलब CO2, और CO2 से ही CO3 बनती है और कैल्शियम का अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो चीज़ ज़रूर। तो कैल्शियम को यहाँ पे एक्रीशन किया जाता है ताकि जो कोरल रीफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके या फिर उसको रिस्टोर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है सुपरसीड, मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस होते हैं उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट जो भी हम सिटीजन के हैं। पहली बात, जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं लेकिन उनके प्रिविलेजेस जो है ज़्यादा वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल सिटीजन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट दैट आर इंजॉयड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट थी तो ये सी बिल्कुल सही है। सेकेंड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है फ्री स्पीच पे प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल, और वो जो आर्टिकल 19 क्लोज 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आप इसको PDF से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रपोजल था जो एक्टिव कोऑपरेशन चाहता था इंडियन से, किस चीज़ के लिए, कि वो कोऑपरेट करे सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर। तो आंसर यहाँ पे क्रिप्स मिशन हो जाएगा, तो आंसर B यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे देख लेना, क्रिप्स मिशन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द वॉर सिचुएशन वर्सन, जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के जो USA कौन थे, तो रूजवेल्ट के एंडिंग के ही द्वारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया गया था यूनाइटेड नेशन को बनवाने में, या फिर यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था 1945 में आने का, इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। खैर, प्रेसिडेंट चियांग काई चेक ऑफ चाइना एंड ऑल्सो द लेबर पार्टी जो लीडर हुआ करते थे ब्रिटेन के, चर्चिल ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला क्रिप्स मिशन के थ्रू कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में कॉरपोरेट करे हमारे साथ, मतलब एलाइड पावर के साथ खड़ा हो। अगला क्वेश्चन था आर्टिक काउंसिल में क्या एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन आर्टिक स्टेट के अंदर और जो वहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनके साथ। सेकंड था इट वर्क ऑन द इशू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम आर्टिक सर्कल के आसपास का कर सकें। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में था, क्या ये इंग्रेडिएंट होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे नो लगा हुआ है। अगर ये नो नहीं होता तो स्टेटमेंट सही थी। पूछा जा रहा था क्या API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक इंग्रेडिएंट होता है जो मेडिसिन में बाइंड करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो क्योर करने के लिए डिजीज़ को। सेकंड स्टेटमेंट थी इंडिया जो है फ्यू कंट्री है, तो ये भी गलत है क्योंकि हम खुद चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। कितनी परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली 80% API जो है चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। और ये भी एक रीज़न था कि अब की बार जो एक्सपोर्ट है 100 बिलियन तक का पहुँच गया, मतलब जो ट्रेड है इंडिया एंड चाइना के बीच में 100 बिलियन, और जो ये अपने आप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। बाय दिस वी एंडिंग द 5 क्वेश्चन द रीजन, एंड ये जो आगे के 5 क्वेश्चन वो बाद में हम करने वाले हैं। तो इनसाइड के क्वेश्चन